हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल इको स्टडी। फ्रेंड्स, यूपीएससी, स्टेट पीसीएस एंड अदर गवर्नमेंट एग्जाम के प्री और मेंस में पूछे गए लास्ट 20 इयर्स के क्वेश्चंस को ध्यान में रख करके इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट का एक कोर्स फ्रेम किया गया है। फ्रेंड्स, इस कोर्स की खास बात यह है कि इस कोर्स में जो भी टॉपिक पढ़ाया जाएगा उस टॉपिक को कंप्लीट करने के बाद उससे अब तक जितने भी क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं उनको वन बाय वन सॉल्व भी कराया जाएगा। हर टॉपिक को कवर करने के बाद उसके लास्ट में उससे अब तक जितने भी क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं उनको सॉल्व कराया जाएगा। फ्रेंड्स, इस कोर्स का पहला वीडियो मैंने अपने चैनल पे अपलोड कर दिया है और आज मैं इन्वायरमेंट के सेगमेंट की बात करने जा रहा हूँ। ओके, इन्वायरमेंट के 4 सेगमेंट्स होते हैं: एटमॉस्फेयर, लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर और बायोस्फीयर। इसको याद करने की जरूरत नहीं है, हम बचपन से देखते आ रहे हैं कि हमारे अर्थ पे एक एयर वाला इन्वायरमेंट है, इसको हम एटमॉस्फेयर बोल दिए, वायुमंडल। एक लैंड वाला इन्वायरमेंट है जिसपे हम खड़े हैं, इसको बोल दिया हम लिथोस्फीयर, स्थल मंडल। एक वाटर वाला इन्वायरमेंट है, इसमें रिवर हो गया, ओशन हो गया, ओके, सीज हो गए, ये सब क्या है? हाइड्रोस्फीयर, जिसको हम जल मंडल बोल दिए। और इस एटमॉस्फेयर, लिथोस्फीयर और हाइड्रोस्फीयर, वायुमंडल, स्थल मंडल और जल मंडल में जहां जहां भी लाइफ है उसको हम जीव मंडल या बायोस्फीयर बोलते हैं। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एटमॉस्फेयर। फ्रेंड्स, एटमॉस्फेयर को डिस्कस करने में हम बहुत सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस करेंगे, जैसे कि एटमॉस्फेयर का ओरिजिन कैसे हुआ, प्रीमिटिव एटमॉस्फेयर में कौन कौन सी गैसेस थी, हमारे एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन का एवोल्यूशन कैसे हुआ, और जैसा एटमॉस्फेयर हमारे प्लेनेट पे है क्या वैसा ही एटमॉस्फेयर अदर प्लेनेट पे भी है, मरकरी और मून पे एटमॉस्फेयर क्यों नहीं है, अदर प्लेनेट पे कौन कौन सी गैसेस है, ओके, सन से आने वाली रेडिएशन जब अर्थ पे आती है तो उसमें कौन कौन सी रेडिएशन आती है और कौन सी रेडिएशन एटमॉस्फेयर के किस लेयर में एब्जॉर्ब की जाती है। ओके, हमारे अर्थ पे या हमारे अर्थ के एटमॉस्फेयर में टेम्परेचर, प्रेशर, ह्यूमिडिटी ये कैसे वेरी करता है, हाइट, ऊंचाई, एल्टीट्यूड बढ़ने के साथ साथ लैप्स रेट क्या होता है, टेम्परेचर इन्वर्जन क्या होता है, सबसे मिनिमम टेम्परेचर कहाँ पाया जाता है, हमारे एटमॉस्फेयर की डिफरेंट डिफरेंट लेयर में कौन कौन से क्लाउड पाए जाते हैं, ओके, उनका नाम क्या है, और ट्रोपोस्फियर की हाइट इक्वेटर पे अधिक क्यों होती है, पोल पे कम क्यों होती है। इस तरह के बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स को हम डिस्कस करेंगे, जैसे डायनल टेम्परेचर क्या होता है, ये कैसे वेरी करता है। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं एटमॉस्फेयर से। एटमॉस्फेयर क्या होता है? सपोज दैट ये हमारा अर्थ है, हालांकि ये अर्थ का एक्चुअल शेप नहीं है, अर्थ का जो एक्चुअल शेप होता है उसको बोलते हैं जियोइड। ये कुछ इस तरह दिखता है, दिस इज जियोइड, इसको हम क्या बोलते हैं? जियोइड। ये क्या होता है? ये पृथ्वी या अर्थ का वो शेप है जिससे पृथ्वी अपने रोटेशन और ग्रेविटी की वजह से अटेन करती है, धारण करती है। ये पृथ्वी का वह शेप है जिसे ग्रेविटी और रोटेशन की इन्फ्लुएंस में आकर के अर्थ उसको धारण करती है। कहने का मतलब कि ग्रेविटी और रोटेशन की वजह से जो शेप होता है अर्थ का उसको हम बोलते हैं जियोइड। ओके, दिस इज अर्थ। फ्रेंड्स, ये 2 डायमेंशनल स्ट्रक्चर अर्थ का है। आप इसे 3D में इमेजिन करिए। आप इमेजिन करिए कि आपके सामने कोई ग्लोब है या छोटी सी गेंद है, या इसे सोलर सिस्टम में ही इमेजिन करिए कि कैसे सभी प्लैनेट सन के चारों तरफ रिवॉल्व कर रहे हैं। एक हाइपोथेटिकल यहाँ पे सोलर सिस्टम बना दे रहे हैं। दिस इज सन और ये सभी प्लैनेट मरकरी, वीनस, ये अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और ये नेपच्यून। ओके, सन से अर्थ के बीच की अगर दूरी की बात करें तो ये इतनी दूरी नहीं है जितना हम दिखाए हैं। ये 150 मिलियन किलोमीटर, 150 मिलियन किलोमीटर डिस्टेंस पे है। ओके फ्रेंड्स, हमारे अर्थ के चारों तरफ सर्टेन हाइट पे, सर्टेन हाइट तक एक गैसियस लेयर पाया जाता है, एक गैसियस लेयर पाया जाता है जिसमें सभी गैसेस प्रेजेंट है, डस्ट पार्टिकल्स प्रेजेंट है और वाटर वेपर प्रेजेंट है।
इस गैसियस लेयर में जितनी भी गैसेस हैं, जितनी भी डस्ट पार्टिकल्स हैं और जो भी वाटर वेपर जो इवेपोरेशन से प्रोड्यूस हो रहा है वो सब प्रेजेंट है। ओके, दिस गैसियस लेयर सराउंडिंग द अर्थ, दिस गैसियस लेयर सराउंडिंग द अर्थ इज नोन एज एटमॉस्फेयर। The gaseous layer surrounding the earth is known as atmosphere। पृथ्वी के चारों तरफ जो गैसेस का लेयर है, जो गैसियस लेयर है, उसको हम बोलते हैं एटमॉस्फेयर। ओके फ्रेंड्स, इस गैसियस लेयर में जो भी गैसेस प्रेजेंट हैं उनको परसेंट वॉल्यूम के बेसिस पे, परसेंट वॉल्यूम के बेसिस पे अगर हम इस गैसियस लेयर को 100% वॉल्यूम कंसीडर करें माने, तो उसमें कौन सी गैस का कितना परसेंट वॉल्यूम है उसके बेसिस पे सभी गैसेस को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, मेजर कंस्टिट्यूएंट, माइनर कंस्टिट्यूएंट और ट्रेस कंस्टिट्यूएंट्स। मेजर कंस्टिट्यूएंट्स क्या होते हैं? ऐसे गैसेस जिनका परसेंट वॉल्यूम मैक्सिमम है, सबसे अधिक है, उनको मेजर कंस्टिट्यूएंट बोलते हैं। फॉर एग्जांपल नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड वाटर वेपर। नाइट्रोजन 78.09% प्रेजेंट है, ऑक्सीजन 20.94 लगभग 21% प्रेजेंट है, और वाटर वेपर इसका जो परसेंट वॉल्यूम वो वेरी करता रहता है प्लस टू प्लस, और ये 1 to 5% प्रेजेंट रहता है। ओके, जिन गैसेस का परसेंट वॉल्यूम कम होता है उनको माइनर कंस्टिट्यूएंट्स बोलते हैं, जैसे आर्गन 0.931%, CO2 0.04%। लास्ट डिकेड में इस कार्बन डाइऑक्साइड का जो परसेंट वॉल्यूम था वो 0.03% था, 0.03% था। अगर इसके करंट कंसेंट्रेशन की बात करें CO2 की, तो वो है 406 ppm, जो कंटिन्यूसली बढ़ता जा रहा है। इस गैसियस लेयर में जिस गैसेस का कंसेंट्रेशन बहुत ही कम है, नेग्लिजिबल है, उनको हम ट्रेस गैसेस कहते हैं। नेग्लिजिबल विथ रिस्पेक्ट टू द होल गैसेस, सभी गैसेस के परसेंटेज के से अगर हम कंपेयर करें तो ये गैसेस इनके परसेंटेज की बेसिस पे बहुत ही कम है, डेसिमल के 0.5 पोजीशन तक ही प्रेजेंट होती हैं। ओके, जैसे नियॉन, क्रिप्टॉन, जिनॉन, रेडॉन, कार्बन मोनोऑक्साइड, मीथेन, सल्फर ऑक्साइड्स SO2, SO4, नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स NO, NO2, N2O, सल्फर हेक्साफ्लोराइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन etc. So these gases are present in our atmosphere। ये तो हो गई हमारे अर्थ के एटमॉस्फेयर की बात। अब बात करते हैं जो हमारे सोलर सिस्टम में अदर प्लैनेट्स हैं, वहां पे एटमॉस्फेयर कैसा है। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले मरकरी से। मरकरी पे कोई एटमॉस्फेयर है कि नहीं? फ्रेंड्स, मरकरी का अपना कोई भी एटमॉस्फेयर नहीं है। मरकरी हैज नो एटमॉस्फेयर, इसके पास कोई एटमॉस्फेयर नहीं है। क्यों? क्या रीजन इसका? आप देख रहे हैं कि मरकरी इज द क्लोजेस्ट प्लेनेट टू द सन। मरकरी सन के सबसे करीब का प्लेनेट है। ड्यू टू द हाई सोलर रेडिएशन ऑफ द सन, जितनी भी गैसेस है मरकरी के पास थी, वो सभी गैसेस वार्म हुई, फिर एक्सपेंड हुई, और एक्सपेंड होने के बाद वीक ग्रेविटेशनल फोर्सेस होने की वजह से ये सभी गैसेस स्पेस में एस्केप्ड हो गई। वीक ग्रेविटेशनल फोर्स होने की वजह से मरकरी के पास जो भी गैसेस थी वो जो सन के रेस से बहुत ज़्यादा गर्म हो चुकी थी, जो ऊपर उठ चुकी थी, वो लो ग्रेविटेशनल फोर्स होने की वजह से आउटर स्पेस में एस्केप्ड हो गई, चली गई। ओके, इसी वजह से मरकरी का अपना कोई भी एटमॉस्फेयर नहीं है। अगर हम बात करें वीनस की, तो वीनस के पास अपना एटमॉस्फेयर है, बट यहाँ पे जो गैसेस प्रेजेंट है उसमें मोस्टली CO2 प्रेजेंट है। मोर देन 95% वीनस पे CO2 है, मोर देन 95%। ओके, मार्स की बात करें तो मार्स से भी जो भी एटमॉस्फेयर है उसमें जो भी गैसेस हैं उसमें मैक्सिमम गैस CO2 है, मोर देन 95%, सेम एज वीनस। जुपिटर की बात करें तो इस जुपिटर पे के एटमॉस्फेयर जो भी गैसेस है उसमें हीलियम है और हाइड्रोजन है।
सैटर्न पे जो भी एटमॉस्फेयर है, इसमें जो भी गैसेस है वो भी, इसमें भी क्या है, हीलियम है और हाइड्रोजन, मैक्सिमम की बात कर रहा है। यूरेनस पे भी हीलियम एंड हाइड्रोजन, बट नेपच्यून पे जो गैस प्रेजेंट है वो है नाइट्रोजन। ओके, मैक्सिमम गैस इज नाइट्रोजन। तो दिस इज द एटमॉस्फेयर ऑफ अदर प्लैनेट्स आल्सो। दूसरे प्लैनेट के एटमॉस्फेयर के बारे में हम जान लिए। सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या कि मरकरी के पास अपना प्लैनेट नहीं है, एटमॉस्फेयर नहीं है। मरकरी का अपना एटमॉस्फेयर नहीं है। क्यों? सन से सबसे करीब है, सन की रेडिएशंस उस पर बहुत अधिक पड़ती हैं, जिसकी वजह से उसकी गैसेस वार्म हो जाती हैं, वार्म होकर के ऊपर उड़ती हैं, ऊपर उड़ करके, क्योंकि यहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स बहुत कम है, और वो ग्रेविटेशनल फोर्स उतना कैपेबल नहीं है कि सारी गैसेस को वो होल्ड कर पाए, जिसकी वजह से सारी गैसेस एटमॉस्फेयर में, स्पेस में, नॉट स्मार्ट एटमॉस्फेयर, स्पेस में स्केप हो गई। ओके, अर्थ का है अपना एक नेचुरल सैटेलाइट है जिसे बोलते हैं मून। मून के पास भी अपना कोई एटमॉस्फेयर नहीं है। मून का अपना कोई एटमॉस्फेयर नहीं है। इसका क्या रीजन है? ये तो सन के बहुत करीब नहीं है। आपने स्कूल डेज में पढ़ा होगा कि मून पे जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो अर्थ के ग्रेविटेशनल फोर्स का 1/6 है। कितना है? 1/6। मून पे जो ग्रेविटेशनल फोर्स है अर्थ के ग्रेविटेशनल फोर्स का 1/6 है। तो इतना लो ग्रेविटी होने की वजह से, क्योंकि ग्रेविटी यहाँ पे बहुत ही कम है, लो ग्रेविटी होने की वजह से सारी गैसेस को ये होल्ड नहीं कर पाया, जिसकी वजह से सारी गैसेस एटमॉस्फेयर में, आउटर स्पेस में एस्केप कर गई। ओके ओके, अब बात करते हैं हमारे प्लेनेट अर्थ पे एटमॉस्फेयर का ओरिजिन कैसे हुआ। हाउ द आवर एटमॉस्फेयर हैज ओरिजिनेटेड। हमारे अर्थ पे जो एटमॉस्फेयर है उसका ओरिजिन कैसे हुआ। तो पहले ये माना जाता था कि हमारे अर्थ पे जो भी एटमॉस्फेयर है उसका ओरिजिन एक्सोजीनस इन नेचर है। एक्सोजीनस, एक्सो मीन्स आउटसाइड, बाहर। एक्सो मीन्स बाहर। ओके, तो इसके अकॉर्डिंग इसमें क्या कहा गया था कि जो हमारे अर्थ का जो एटमॉस्फेयर है उसको, उसमें जो भी गैसेस प्रेजेंट है वो आउटर स्पेस से आई, वो आउटर स्पेस से आई, और अर्थ के ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से जब वो आउटर स्पेस से आए तो उसके सर्टेन जो लोअर एटमॉस्फेयर वहां पे ग्रेविटी की वजह से ट्रैप्ड हो गई गैसेस, जिससे एटमॉस्फेयर का फॉर्मेशन हो गया। एक्सोजीनस में क्या बताया गया है कि हमारा जो एटमॉस्फेयर है, अर्थ का जो एटमॉस्फेयर है उसमें जो भी गैसेस हैं वो आउटर स्पेस से आई, और आने के बाद हमारे अर्थ की ग्रेविटी की वजह से वहां पे ट्रैप्ड हो गई। ओके, बट अब ये कंसेप्ट पूरी तरह से ये प्रूव हो चुका है कि दिस कंसेप्ट इज टोटली रॉन्ग। ये पूरी तरह से क्या है? रॉन्ग है, गलत है। ओके, तो हमारे एटमॉस्फेयर का ओरिजिन कैसा है? इट इज इंडोजीनस इन नेचर। इट इज इंडोजीनस इन नेचर। इंडो मीन्स अंदर। ओके, किसके अंदर से? अर्थ के अंदर से, इंटीरियर ऑफ द अर्थ। इसमें यह बताया गया है कि हमारे एटमॉस्फेयर का जो ओरिजिन है वो कैसे हुआ कि अर्थ के इंटीरियर से गैसेस रिलीज हुई और वो ग्रेविटी की वजह से वहां पे ट्रैप्ड हो गई, जिससे हमारा अर्थ का एटमॉस्फेयर का फॉर्मेशन हुआ। अकॉर्डिंग टू दिस द गैसेस आर रिलीज फ्रॉम द इंटीरियर ऑफ द अर्थ। इसके अकॉर्डिंग जो हमारे एटमॉस्फेयर की जो भी गैसेस है अर्थ के इंटीरियर से रिलीज हुई और ग्रेविटी की वजह से लोअर एटमॉस्फेयर वो ट्रैप्ड हो गई, जिससे हमारा एटमॉस्फेयर का फॉर्मेशन हुआ। ओके, इस एटमॉस्फेयर के ओरिजिन को हम स्टेज वाइज, स्टेप बाय स्टेप पढ़ सकते हैं। इस एटमॉस्फेयर का जो इंडोजीनस नेचर है उसको 3 स्टेज में डिवाइड किया गया है। ओके, कि हमारे एटमॉस्फेयर का जो इंडोजीनस नेचर है ओरिजिन का, उसका ओरिजिन कैसे हुआ, तो उसके ओरिजिन को हम 3 स्टेज में डिवाइड कर सकते हैं। पहले क्या हुआ कि पहले जो प्रिमिटिव एटमॉस्फेयर है उसका लॉस हुआ। फिर दूसरे स्टेज में क्या हुआ कि जो भी गैसेस हैं अर्थ के इंटीरियर से रिलीज हुई, जिसको आउट गैसिंग बोलते हैं।
और तीसरे स्टेज में क्या हुआ, जो भी गैसेस बनी वो उसका मॉडिफिकेशन हुआ। ओके, तो देयर आर 3 स्टेजेस ऑफ द ओरिजिन ऑफ द आवर एटमॉस्फेयर। स्टेज फर्स्ट, लॉस ऑफ प्रीएम्प्टिव एटमॉस्फेयर। स्टेज सेकेंड, आउट गैसिंग, अर्थ के इंटीरियर से गैसेस निकली। और स्टेज थर्ड, मॉडिफिकेशन, उसके बाद फिर और भी गैसेस जैसे ऑक्सीजन गैस का इवॉल्व हुआ। इसको हम थोड़ा डिटेल पढ़ते हैं। सो फ्रेंड्स, हम बात कर रहे थे इंडोजिनस ओरिजिन ऑफ एटमॉस्फेयर की, जिसमें हमने देखा था कि एटमॉस्फेयर का ओरिजिन अर्थ के इंटीरियर में जो गैसेस थी उनके रिलीज होने से हुई। वो जो गैसेस बाहर आई उनके बाहर आने से आउटर एटमॉस्फेयर का फॉर्मेशन हुआ। ओके, ये जो इंडोजिनस ओरिजिन ऑफ एटमॉस्फेयर है वो 3 स्टेज में हुआ। स्टेज फर्स्ट, स्टेज सेकेंड एंड स्टेज थर्ड। स्टेज फर्स्ट क्या है, लॉस ऑफ प्रीएम्प्टिव एटमॉस्फेयर। लॉस ऑफ प्रीमिटिव मीन्स पुराना, पहले वाला। ओके, जो प्रीमिटिव एटमॉस्फेयर था पहले उसका लॉस हुआ। तो इसको समझने से पहले हमको ये जानना पड़ेगा कि प्रीमिटिव एटमॉस्फेयर में गैसेस कौन कौन सी थी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, क्योंकि ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि विच ऑफ द फॉलोइंग गैस इज नॉट प्रेजेंट इन प्रीमिटिव एटमॉस्फेयर। तो ध्यान से देखिए, बी अटेंटिव कि कौन कौन सी गैसेस प्रेजेंट थी। हाइड्रोजन एंड हीलियम, अमोनिया, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर वेपर। ये सभी गैसेस प्रीएम्प्टिव एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट थी। इनके अलावा और कोई गैस प्रेजेंट नहीं थी। ओके, इनका लॉस कैसे हुआ, क्योंकि हाइड्रोजन एंड हीलियम ये गैसेस बहुत ही लाइट वेटेड है, बहुत ही हल्की गैसेस थी। तो हल्की गैसेस होने की वजह से ये गैसेस एस्केप्ड हो गई आउटर एटमॉस्फेयर में, क्योंकि ये इतनी हल्की थी कि ग्रेविटेशनल फोर्स इनको ट्रैप नहीं कर पाया। ओके, ग्रेविटेशनल फोर्स वाज नॉट कैपेबल इनफ टू ट्रैप दीज गैसेस, क्योंकि ये गैसेस बहुत ही हल्की थी। बाकी जो हेवियर गैसेस थी उनका क्या हुआ, अमोनिया, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, वाटर वेपर, इनके साथ क्या हुआ, ये गैसेस दे आर स्कैटर्ड अवे बाय द सोलर विंड। ये गैसेस सोलर विंड के साथ क्या हुई, स्कैटर्ड हो गई आउटर स्पेस में। सोलर विंड इतना स्ट्रांग था उस समय कि वो उसके साथ आउटर स्पेस में चली गई। क्यों चली गई, क्योंकि अभी भी तो हमारे सोलर सिस्टम में सन है, अभी भी तो सोलर विंड से जनरेट होता है। उस समय क्यों चली गई, क्योंकि उस समय जो सोलर विंड जनरेट हो रहा था सन से, वो सन बहुत ही यंग था, वो यंग स्टेज में था। दैट सन वॉज वेरी यंग, और जो सन यंग होता है उससे बहुत ही स्ट्रॉन्ग सोलर विंड जनरेट होती है। इसी वजह से ये सभी गैसेस आउटर एटमॉस्फेयर में स्कैटर्ड हो गई। इस तरह जो हमारा प्रीमिटिव एटमॉस्फेयर था उसका लॉस हो गया। ओके, इस प्रीमिटिव एटमॉस्फेयर के लॉस होने के बाद आते हैं सेकेंड स्टेज में। ये क्या कहता है, दिस इज द स्टेज ऑफ आउट गैसिंग। आउट मीन्स बाहर, गैसिंग गैसेस का बाहर आना। कहाँ से बाहर आना, अर्थ के इंटीरियर से। जो अर्थ का इंटीरियर है उसमें जो गैसेस ट्रैप्ड थी वो गैसेस अब बाहर आने लगी। कैसे बाहर आई, ड्यू टू द ह्यूज नंबर ऑफ टेक्टोवोल्केनिक एक्टिविटी। उस समय अर्थ सरफेस पे बहुत अधिक नंबर पे टेक्टोवोल्केनिक एक्टिविटी हुई, बहुत अधिक नंबर में, जिसे ह्यूज अमाउंट ऑफ गैसेस आउटर एटमॉस्फेयर में रिलीज हुई। ओके, जिसे ह्यूज अमाउंट ऑफ जो गैसेस हैं इन वोल्केनिक एक्टिविटी से वो आउटर एटमॉस्फेयर में रिलीज हुई, और ड्यू टू द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी वो गैसेस इस लोअर हाइट में ट्रैप्ड हो गई। ओके, होल्ड कर ली गई ग्रेविटी की वजह से। ओके, इसीलिए कहते हैं कि जो अर्थ के जो ओरिजिन है वो कैसा है, दिस इज इंडोजेनस। क्योंकि जो गैसेस हैं अर्थ के इंटीरियर से रिलीज हो रही हैं। ओके, तो उस समय जो गैसेस रिलीज हुई वो कौन कौन थी, वाटर वेपर, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन। बट अभी भी इस स्टेज तक हमारे एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन रिलीज नहीं हुआ है। अभी तक हमारे एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन
नहीं आया है। इसके बाद जो अर्थ है वो धीरे धीरे कूल होना स्टार्ट हुआ, ठंडा होने लगा। जब अर्थ कूल होने लगा तो उस कूलिंग की वजह से जो वाटर वेपर है वो उसका कंडेंसेशन स्टार्ट हुआ। जो वाटर वेपर ऊपर गई वो कुछ हाइट तक जाने के बाद उसका कंडेंसेशन होने लगा। उसके कंडेंसेशन से क्लाउड का फॉर्मेशन हुआ, और जब क्लाउड बन गया तो फिर क्या होना था, टोरेंशियल रेनफॉल, बहुत ही मूसलाधार बारिश हुई। उस टोरेंशियल रेनफॉल से क्या हुआ कि अर्थ पे जगह जगह जो भी डिप्रेशंस थे वो सब वाटर से भर गए, उसमें वाटर कलेक्ट हो गया, जिसे हम आज ओशन के नाम से जानते हैं। जो डिप्रेशन वाटर से फिल हो गई उनको हम ओशन के नाम से जानते हैं। अब बात करते हैं स्टेज थर्ड की। इसके बाद स्टेज थर्ड की बारी आती है। अब जो एटमॉस्फेयर इस आउट गैसिंग से जिसका फॉर्मेशन हो चुका है, अब उसका मॉडिफिकेशन होता है, क्योंकि अभी भी इस आउट गैसिंग के द्वारा जो एटमॉस्फेयर बना है उसमें ऑक्सीजन नहीं पहुंचा। ओके, तो ऑक्सीजन का इवोल्यूशन कैसे हुआ चलिए देखते हैं। स्टेज थर्ड मॉडिफिकेशन। इस स्टेज में ऑक्सीजन का फॉर्मेशन स्टार्ट होता है। कैसे? क्योंकि ओशन का फॉर्मेशन हो चुका होता है। इस टोरेंशियल रेनफॉल से जो भी डिप्रेशन थे वो भर चुके थे, जिनको हम ओशन बोले। ओके, इस ओशन में जो फोटोसिंथेसाइजिंग बैक्टीरिया थे इनका एवोल्यूशन हुआ। ये जो फोटोसिंथेसाइजिंग बैक्टीरिया थे ये फोटोसिंथेसिस स्टार्ट किए, जिसकी वजह से ओशन में ऑक्सीजन डिजॉल्व होने लगा। ये ऑक्सीजन अभी भी एटमॉस्फेयर में नहीं आया, क्योंकि प्राइमरी स्टेज में जो फोटोसिंथेसाइजिंग बैक्टीरिया थे जो फोटोसिंथेसिस किए बहुत कम नंबर में थे, और उनसे बहुत कम नंबर में बहुत कम अमाउंट में ऑक्सीजन रिलीज हुआ। और जो रिलीज हुआ वो कहाँ हो रहा था, ओशन के अंदर हो रहा था। तो जो ओशन के अंदर जो ऑक्सीजन रिलीज हो रहा था वो जो अर्ली जो न्यूली फॉर्म जो ऑक्सीजन था वो केमिकल रिएक्शन में इन्वॉल्व होने लगा। ओके, केमिकल रिएक्शन में इन्वॉल्व होने लगा। फिर जैसे जैसे टाइम बीतता गया वैसे वैसे फोटोसिंथेसाइजिंग बैक्टीरिया का नंबर भी इंक्रीज होता गया, ऑक्सीजन का एवोल्यूशन भी बढ़ता गया, इसका कंसेंट्रेशन भी बढ़ता गया। अब धीरे धीरे ये एटमॉस्फेयर में ऊपर बढ़ने लगा। ओके, अबाउट 1.5 बिलियन ईयर्स एगो 1.5 बिलियन ईयर्स एगो क्या हुआ, हमारे एटमॉस्फेयर में जो ऑक्सीजन है इसका एक पोटेंशियल कंसंट्रेशन बिल्ड हो गया। मतलब कहने का मतलब ये कि उस 1.5 बिलियन ईयर्स एगो हमारे एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन अधिक मात्रा में एक्यूमुलेट हो चुका था। ओके, जब ऑक्सीजन हमारे एटमॉस्फेयर में स्टोर होने लगा तब उस समय क्या हुआ कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के फॉर्म में जो सन से जो रेडिएशन आ रही थी अर्थ तक, उसमें यूवी रेज भी आ रही थी, यूवी रेडिएशन। इस यूवी रेडिएशन ने क्या किया, इस ऑक्सीजन मॉलिक्यूल को दो ऑक्सीजन फ्री रेडिकल में डिसोसिएट कर दिया। एक ऑक्सीजन फ्री रेडिकल ये और एक ये। इस दो फ्री रेडिकल में से एक ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल रिएक्ट किया और रिएक्ट करने के बाद ओजोन का फॉर्मेशन कर दिया, ओजोन। ओके, इस तरह हमारे एटमॉस्फेयर में ओजोन का भी फॉर्मेशन हुआ, जो आज स्ट्रेटोस्फीयर एटमॉस्फेयर के सेकेंड लेयर। इस वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में हम एटमॉस्फेयर के स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कस करेंगे, उसमें ओजोन स्टोर होने लगा। ओके, तो ये है हमारा इंडोजिनस ओरिजिन ऑफ एटमॉस्फेयर, इंडोजिनस ओरिजिन ऑफ एटमॉस्फेयर की। एटमॉस्फेयर का जो ओरिजिन है वो इंडोजिनस है, और वो कैसे कैसे एटमॉस्फेयर ओरिजिन हुआ आपने ये देखा कि एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन कैसे डेवलप कैसे बिल्डअप हुआ। अच्छा, एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट और छूट गया था इसमें, जो फोटोसिंथेसाइजिंग बैक्टीरिया उस समय इवॉल्व हुए थे, जो फोटोसिंथेसिस कर रहे थे, जनरली क्या होता है फोटोसिंथेसिस में वाटर और CO2 मॉलिक्यूल रिएक्ट करके ग्लूकोज बनाते हैं और ऑक्सीजन उसमें बाय प्रोडक्ट के रूप में रिलीज होता है। लेकिन ये जो फोटोसिंथेसाइजिंग बैक्टीरिया था इसने वाटर को न यूज करके हाइड्रोजन सल्फाइड यूज किया था। ध्यान दीजिए, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। फोटोसिंथेसाइजिंग बैक्टीरिया जब एटमॉस्फेयर का ओरिजिन हो रहा था तो इसने अपने फोटोसिंथेसिस में वाटर को यूज
नहीं किया था, इसने वाटर को यूज नहीं किया था, इसने क्या यूज किया था, हाइड्रोजन सल्फाइड एंड CO2। ओके, इससे इसने ऑक्सीजन का फॉर्मेशन किया। क्लियर, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। फोटोसिंथेसाइजिंग बैक्टीरिया ने जब ऑक्सीजन एटमॉस्फेयर का ओरिजिन हो रहा था तो उस समय इस बैक्टीरिया ने H2O का यूज नहीं किया। किसका किया, हाइड्रोजन सल्फाइड का। सो फ्रेंड्स, ये एटमॉस्फेयर का फर्स्ट पार्ट। एटमॉस्फेयर के सेकेंड पार्ट में हम ये डिस्कस करेंगे कि एटमॉस्फेयर की जो भी प्रॉपर्टीज हैं, जैसे टेम्परेचर, प्रेशर, मॉइस्चर, ह्यूमिडिटी, ये सब प्रॉपर्टीज एल्टीट्यूड बढ़ने के साथ साथ कैसे कैसे चेंज होती जाती हैं, इसको हम बहुत ही अच्छे से समझेंगे। क्योंकि जब तक इन सब प्रॉपर्टीज को हम अच्छे से डिस्कस नहीं करेंगे तब तक हम एटमॉस्फेयर की जो डिफरेंट लेयर्स हैं उसमें कौन कौन सी फिनोमेना हो रही है उसको हम अच्छे से समझ नहीं पाएंगे। तो बेटर है कि इससे पहले हम एटमॉस्फेयर की इन सब प्रॉपर्टीज को अच्छे से डिस्कस कर ले। तो ठीक है, मिलते हैं एटमॉस्फेयर के सेकेंड पार्ट में। थैंक यू सो मच।